हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल पीसीएस सेंटर। आज मैं आपको 1857 की क्रांति के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं 1857 की क्रांति के संबंध में बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हुए इसके घटनाक्रम को विस्तार से बताऊंगा। साथ ही साथ इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी बताने वाला हूँ। मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके अंदर 1857 की क्रांति के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 1857 ईस्वी में भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो सबसे पहले मन में ये सवाल आएगा कि भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया, क्या कारण था, और अगर विद्रोह किया तो 1857 में ही क्यों किया। ऐसा क्या 1857 में हुआ था जिसकी वजह से 1857 को ही विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो देखिए, मैं बताता हूँ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेजों की व्यापारिक कंपनी थी, वो जब भारत आई तो शुरुआत में वे सिर्फ व्यापार करते थे, सिर्फ बिजनेस करते थे। लेकिन बाद में वे धीरे धीरे भारतीय साम्राज्य को हासिल करने लगे और वे शासक बन गए। और जब अंग्रेज शासक बन गए तो वे ऐसी नीतियां बनाते थे जिससे अंग्रेजों को फायदा होता था और भारतीयों को नुकसान होता था। अंग्रेज भारतीयों के खिलाफ लगातार नीतियां बनाते रहे, लेकिन 1857 में ऐसी परिस्थिति बनी कि ब्रिटिश सेना में नौकरी कर रहे भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सैनिकों के इस विद्रोह ने चिंगारी का काम किया और फिर देश के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने विद्रोह कर दिया। 1857 में जो परिस्थिति बनी जिसकी वजह से विद्रोह प्रारंभ हुआ, उसे 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। लेकिन इस विद्रोह के बैकग्राउंड में बहुत सारे कारण थे। पहले मैं उन कारणों को बताता हूँ, फिर इसका तात्कालिक कारण बताऊंगा। 1857 का विद्रोह, इसके पृष्ठभूमि अर्थात इसके बैकग्राउंड में जो कारण थे उसको मैंने यहाँ लिखा है। एक है राजनीतिक कारण, दूसरा प्रशासनिक आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक धार्मिक कारण और चौथा सैन्य कारण। तो एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। राजनीतिक कारण के अंतर्गत हम डलहौजी की व्यापगत नीति या हड़प नीति को रखते हैं। इस नीति के अंतर्गत डलहौजी ने यह प्रावधान किया था कि जिन राजाओं के अपने बच्चे नहीं होंगे, अर्थात संतानहीन शासकों के साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इसी नीति के तहत सबसे पहले 1848 ईस्वी में सतारा को और उसके बाद जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, जिसके कारण यहाँ के शासक अंग्रेजों से काफ़ी दुखी थे। अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार के लिए वेलेस्ली ने भी सहायक संधि का प्रयोग किया था और इसी संधि के तहत हैदराबाद, मैसूर, यवध, मराठा आदि साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। इन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से राजा रजवाड़े लोग अंग्रेजों से बहुत परेशान थे, इसलिए वे अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे। अगला है प्रशासनिक आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी और सभी उच्च पद, सभी हाई लेवल के जो पोस्ट थे वो यूरोपियों के लिए आरक्षित कर दिए गए, उसे यूरोपियों के लिए रिजर्व कर दिया गया था, जिसकी वजह से भारतीय जनता में आक्रोश आ गया था। साथ ही अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था जो थी, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, इन व्यवस्थाओं से किसानों में भी असंतोष आ गया था, इसलिए ये भी अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे।
अगला है सामाजिक धार्मिक कारण। चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर एक्ट 1813, इस एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल गई थी, जिससे भारतीय जनता नाराज थी। फिर 1856 ईस्वी में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जो भी ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा, अर्थात ईसाई धर्म को ग्रहण करेगा, उसे नौकरियों में पदोन्नति दी जाएगी, अर्थात नौकरियों में प्रमोशन दिया जाएगा। अंग्रेजों ने भारतीय समाज के लिए सुधारवादी कदम भी उठाए, जैसे कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन रूढ़िवादियों को इससे ये लगा कि हमारी संस्कृति खतरे में है। तो इन सामाजिक धार्मिक कारणों की वजह से भी लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे। अगला है सैन्य कारण। सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा मिलती थी, जिससे वे फ्री में कहीं भी चिट्ठी भेज सकते थे। लेकिन 1854 में डाकघर अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा सैनिकों को मिलने वाली निःशुल्क डाक सुविधा को समाप्त कर दी गई, उसे बंद कर दिया गया। अर्थात अब सैनिकों को कहीं भी चिट्ठी भेजने के लिए पैसे देने पड़ने लगे। फिर 1856 ईस्वी में सेना भर्ती अधिनियम को लागू किया गया। इसके तहत सैनिकों को समुद्र के पार ड्यूटी करना कंपलसरी कर दिया गया, अर्थात समुद्र पार सैनिकों को सेवा देने के लिए अनिवार्य रूप से जाना पड़ता। लेकिन उस समय समुद्र पार जाकर ड्यूटी करना अपने धर्म के खिलाफ माना जाता था। इसकी वजह से सैनिकों में काफ़ी नाराज़गी बढ़ गई और वे अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, इन सभी कारणों की वजह से भारत के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे, इसलिए वे सही मौके की तलाश में थे और वो मौका मिला 1857 ईस्वी को। अब मैं बताता हूँ कि 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने की परिस्थिति किस प्रकार उत्पन्न हुई। फ्रेंड्स, यही है विद्रोह का तात्कालिक कारण। इसी कारण की वजह से 1857 ईस्वी में भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझें। दिसंबर 1856 में सैनिकों द्वारा प्रयोग किए गए राइफल को चेंज किया जाता है। कब? दिसंबर 1856 में चेंज किया जाता है। पहले ब्राउन बेस राइफल का यूज किया जाता था, उसकी जगह पर अब एनफील्ड राइफल के प्रयोग का प्रावधान किया गया था। बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था कि एनफील्ड राइफल को अंग्रेजी सेना में कब शामिल किया गया था, तो उसका सही आंसर क्या था? दिसंबर 1856। एनफील्ड राइफल में कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था और जनवरी 1857 में बंगाल सेना में, किसमें, ये याद रखें, बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी है। सेना के अफसर ने इस अफवाह की जांच नहीं की और कहा कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अंग्रेज सेना में काम कर रहे हिंदू एवं मुस्लिम धर्म के अनुयायियों को ऐसा लगा
कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का अंग्रेजों द्वारा चला गया चाल है। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही अंग्रेजों के खिलाफ भड़क गए। उसके बाद 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के एक सैनिक जिनका नाम मंगल पांडे था, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत कर दी और लेफ्टिनेंट वाघ को गोली से मारकर उनकी हत्या कर दी, जिसके कारण फिर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फ्रेंड्स, मंगल पांडे 34वां BNI सैन्य टुकड़ी में थे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको फिर से दोहराता हूँ। सबसे पहले दिसंबर 1856 ईस्वी में सैनिकों के लिए राइफल चेंज किया गया। पहले सैनिक ब्राउन बेस राइफल का यूज करते थे, उसकी जगह पर एनफील्ड को लाया गया। एनफील्ड में कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था और जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना में यह अफवाह आ गई कि कारतूस में गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी है, जिससे ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने को तैयार हो गए। फिर 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने गोली से लेफ्टिनेंट वाघ की हत्या कर दी, जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। मंगल पांडे की फांसी की खबर ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले भारतीय सैनिकों के बीच आग की तरह फैल गई और भारतीय सैनिकों को अब पूरा विश्वास हो गया कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। इसलिए 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के सैनिकों द्वारा कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया गया। मेरठ के 90 सैनिकों ने इसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। फिर 9 मई 1857 को इन 90 सिपाहियों में से 85 सिपाही को अंग्रेजों द्वारा बर्खास्त कर दिया गया, साथ ही उन्हें 10 वर्ष की सजा भी दी गई। 9 मई 1857 को सिपाही को बर्खास्त किया गया, सिपाहियों को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। फिर इसके अगले ही दिन अर्थात 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया। फिर 11 मई को दिल्ली पहुंचकर 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब कब्जा किया था, तो उसका सही आंसर होगा 12 मई 1857 ईस्वी को। दिल्ली में आरंभ में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे, लेकिन 3 जुलाई 1857 को बख्त खां को नेतृत्व दे दिया गया। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद विरोध करने वाले सैनिकों में खुशी की लहर थी, लेकिन वहीं अंग्रेजों के लिए यह बहुत बड़ा परेशानी का विषय था। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी एड़ी चोटी लगाकर सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयत्न करने लगे और अंततः 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पूरा अधिकार कर लिया। फ्रेंड्स, अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का विद्रोह सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा था, बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा था और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र
और वहाँ नेतृत्व करने वाले नेताओं के नाम मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स से बताता हूँ क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो था मणिकर्णिका। और इनकी शादी गंगाधर राव से हुई थी। गंगाधर राव से हुई थी जिनकी फिर बाद में मृत्यु हो गई थी। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद डलहौजी ने हड़प नीति के तहत 1853 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कर लिया था। 1857 के विद्रोह के समय रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का अंतिम युद्ध ह्यूरोज के साथ हुआ था। जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरता पूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। मैं फिर से दोहराता हूँ, ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। फ्रेंड्स, भारतीयों ने भले ही 1857 ईस्वी में देश के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन यह अंततः अंग्रेजों के पक्ष में रहा। इसमें भारतीयों को असफलता हाथ लगी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1857 की क्रांति की यह सफलता के लिए प्रमुख रूप से 2-3 कारण जिम्मेवार थे। जैसे कि इसमें एक केंद्रीय संगठन की कमी थी। यह संगठित नहीं थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। उन सभी नेतृत्वकर्ताओं में आपसी सामंजस्य नहीं था। साथ ही भारतीयों के पास सिर्फ परंपरागत और पुराने हथियार थे जिससे वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, लेकिन अंग्रेजों के पास मॉडर्न हथियार थे, उन्नत किस्म के मशीनें थी जिससे वे विद्रोहियों को कुचलने में मददगार साबित हुई। अब मैं 1857 की क्रांति के संबंध में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से सुनें। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यह 8-10 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। एवं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विस्काउंट पामरस्टन था। ठीक, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। और फ्रेंड्स, इसे भी जरूर याद रखें कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था। 1857 की क्रांति खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने पील आयोग का गठन किया था, पील कमीशन का गठन किया था। अब देखिए 1857 के विद्रोह के क्या क्या परिणाम हुए। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा, जो कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित किया गया था। ठीक है, और इस उद्घोषणा में क्या कहा गया? इस उद्घोषणा में
कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति कर दी गई और भारतीय शासन को सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, अर्थात ब्रिटिश क्राउन के अंडर में कर दिया गया भारतीय शासन को। ब्रिटेन में भारतीय राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और इसके अनुसार प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रथम वायसराय कौन था, तो उसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। सेना के उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति बंद कर दी गई। अब देखते हैं 1857 की क्रांति का स्वरूप। इसका मतलब है कि यह किस प्रकार की क्रांति थी। देखिए फ्रेंड्स, इतिहासकारों में भी इसके संबंध में मतभेद है। किसी ने इसको सिर्फ सिपाही विद्रोह कहा तो किसी ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो यहाँ मैंने कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकारों के विचार लिखे हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो देखिए, सर जॉन लॉरेंस और इतिहासकार सिले ने 1857 की क्रांति को पूर्णतः सैनिक विद्रोह माना है। वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध अर्थात स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा है। आरसी मजूमदार ने इसके संबंध में कहा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अर्थात आरसी मजूमदार ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता आंदोलन नहीं माना है। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने इसे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र कहा है, जबकि टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा है। 1857 की क्रांति पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों एवं उसके लेखकों के नाम मैंने यहाँ लिखा है जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सुरेंद्र नाथ सेन की पुस्तक है 1857। आरसी मजूमदार की पुस्तक है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। वीडी सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप 1857 की क्रांति के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। इसे अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। थैंक्स।